हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा बात करेंगे वैद्युत शैल। क्या होती है वैद्युत शैल, परिभाषा इसकी क्या है, और फिर वैद्युत अपघट्ट किस प्रकार इसमें भरा जाता है, इसकी प्लेटों के बीच में या प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस प्रकार इसका आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बेटा चैप्टर 3 के एक टॉपिक वैद्युत शैल। क्या होती है वैद्युत शैल? अगर हम जनरली बात करें कि वैद्युत शैल क्या है, तो हम कह सकते हैं वैद्युत शैल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 के एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विद्युत शैल। क्या होती है विद्युत शैल? तो अगर हम सीधी सीधी बात करें, सिर्फ परिभाषा की बात करें, तो विद्युत शैल के बारे में हम कह सकते हैं कि वैद्युत शैल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लेकिन इंटरमीडिएट के इस 3rd चैप्टर में आप शैल केवल पढ़ेंगे, वो होगी रासायनिक शैल और उसके प्रकार। तो यहां पर हम रासायनिक शैल से ही रिलेटिव बात करेंगे, तो हेडिंग रहेगी बेटा वैद्युत शैल। वैद्युत शैल, इलेक्ट्रिक शैल। अब वैद्युत शैल क्या है, तो परिभाषा इसकी क्या रहेगी? शैल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो किसी भी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लेकिन यहां हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कौन सी? रासायनिक शैल। तो रासायनिक शैल के लिए हमने परिभाषा बोल दी कि किसी मतलब शैल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अच्छा, शैलें आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक साधारण शैल और दूसरी द्वितीयक शैल। साधारण शैलों की अगर हम बात करें, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में अगर हम बात करें, तो नंबर 1 में हम कह सकते हैं साधारण शैल, और नंबर 2 में हम कह सकते हैं द्वितीयक शैल। द्वितीयक शैल। अब साधारण शैल या जिसको हम प्राथमिक शैलें बोलते हैं, तो साधारण शैल कौन सी होती हैं? वे शैलें जो एक बार निरावेशित होने के पश्चात दोबारा आवेशित नहीं होती हैं, या उनको दोबारा आवेशित नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक या साधारण शैलें कहलाती हैं। जैसे हम अपनी घड़ी में बेटा जो सेल डालते हैं, दीवार घड़ी में जो सेल पड़ी होती है, या टॉर्च वगैरह में जो सेल पड़ी होती है, या बाजा जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं, मतलब उसमें जो सेलें डालते हैं वो आपकी होती हैं साधारण सेलें या प्राथमिक सेलें। द्वितीयक सेलें, द्वितीयक सेलें बेटा वो सेलें होती हैं जो एक बार निरावेशित होने के पश्चात दोबारा आवेशित की जा सकती हैं, या ऐसी सेलें जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेलें कहलाती हैं। अब इन सेलों में क्या होता है, ये बनती किस प्रकार हैं, तो हम इस विषय में बात कर लेते हैं। तो इसको बेटा थोड़ा साफ करें, साफ करें इसको। इसमें दो समांतर
धात्विक प्लेटें होती हैं जो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबी रहती हैं। अब यहां पर दो समांतर प्लेटें होती हैं, धात्विक प्लेटें होती हैं जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबी रहती हैं, जिन्हें हम प्लेटें भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की दो प्लेटें होंगी जो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबी रहती हैं। इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सेल के विद्युत वाहक बल की, कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। अच्छा, यहां पर प्लेटों की कुछ ना कुछ दूरी भी रहेगी, आर या स्मॉल भी प्लेटों की दूरी रहेगी, प्लेटों के बीच की दूरी, और ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ रहेगा, क्षेत्रफल दोनों का समान ही रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इसको साफ करें। अच्छा, जब भी हम सेल को प्रदर्शित करते हैं किसी भी वैद्युत परिपथ में, आप सेल को प्रदर्शित करेंगे तो सेल को जनरली इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट को प्लस और छोटी प्लेट को माइनस चिन्ह से इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। ये आपका हो गया सेल, ये इतना क्या हो गया, आपका सेल हो गया। इस तरीके से हम किसी सेल को प्रदर्शित कर देते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा और इंक्लूडेड होगा, और भी जोड़ा जाएगा, क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर ये सेल को इस तरीके से हम आंतरिक प्रतिरोध ऐड कर देते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसको हम भी अभी थोड़ी देर में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्या, सेल का विद्युत वाहक बल। तो हेडिंग बेटा क्या रहेगी, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, उसको हम जानेंगे। तो यहां पर परिभाषा रहेगी, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई अदरवाइज एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से
एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं या कैपिटल ई लिख सकते हैं। एप्सिलॉन इक्वल आपका क्या होगा, तो यहां से ये हमारे कैपिटल ई के सेम इक्वल होता है, इसलिए सेल के विद्युत वाहक बल को ई से हम लिख देते हैं। तो ई इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ई इक्वल हम लिख सकते हैं W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू मात्रक क्या होगा यहां से, तो मात्रक वही हो जाएगा बेटा क्या, जूल, ऊपर कार्य है एकांक आवेश को, तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या सीधा सीधा मात्रक होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। किसी भी वैद्युत परिपथ में आप एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, या ये परिमाण में सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर यहां से हम विमा की बात करेंगे तो विमा बेटा वही निकलेगी जो आपकी वोल्ट या विभवांतर की विमा निकलती है, वही इसकी भी विमा निकलेगी। अब सेल का विद्युत वाहक बल जो है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सेल का विद्युत वाहक बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो अगर सदिश रूप में हम लिखना चाहें तो ऐसे इस पर सदिश का निशान लगा देंगे, ये आपकी दोनों अदिश राशि हैं, तो ये एक सदिश राशि हो गई। अब सेल का विद्युत वाहक बल हमने जान लिया, तो अब हम लोग जानेंगे टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें। अब हेडिंग रहेगी टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। अब अगर हम टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो यहां पर हमने बना दी एक सेल, और ये आपका कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध लगे हैं R1 R2, और ये आपकी हो गई सेल, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों प्लेटें हमने दर्शा दी। अब यहां पर अगर हम टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा दें तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच या सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। परिभाषा, एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं एकांक आवेश को परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये हम लोग
समझ लेते हैं। अब यहां पर दो बिंदुओं के बीच, जैसे आपका ये कोई परिपथ है जिसमें दो प्रतिरोध लगे हैं, अगर हम एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो यहां से V इक्वल हो जाएगा W अपॉन क्यू। V इक्वल W अपॉन क्यू, ये कुल टर्मिनल विभवांतर आएगा। अगर हम मान लें कि यहां पर W अपॉन क्यू, तो यहां पर W1 अपॉन क्यू है, और ये यहां पर विभवांतर हो जाता है B1, तो यहां विभवांतर हो जाएगा B2, यानी कि W अपॉन W2 अपॉन क्यू। इस तरीके से मान सकते हैं, या आपका यहां से अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो V इक्वल हो जाएगा B1 प्लस V2। तो इस तरीके से जो टर्मिनल विभवांतर होता है, कुल टर्मिनल विभवांतर, अच्छा खुले परिपथ में कुल टर्मिनल विभवांतर, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, खुले परिपथ में, खुले परिपथ में टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खुले परिपथ में जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और ये कंडीशन जो है आपकी कई इक्वेशन में लगेगी, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। जब भी आपका कोई न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, तो इस चैप्टर से कम एक न्यूमेरिकल तो आता ही है। अब ये टर्मिनल विभवांतर की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आंतरिक प्रतिरोध की, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो टर्मिनल विभवांतर को हम बेटा किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं, तो V इक्वल हो जाएगा W अपॉन क्यू। V इक्वल W अपॉन क्यू, ठीक है। अब यहां पर हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात कर लेते हैं बेटा। मात्रक, हाँ यहां ध्यान रखना, मात्रक वही रहेगा वोल्ट, जो पहले चल रहा था B का मात्रक वोल्ट, तो मात्रक हो गया वोल्ट। इसके बाद में हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे। भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? हमने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा था ओम के नियम से। क्या करता था? वैद्युत प्रतिरोध करता था बेटा किसी भी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है। सेल का मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। अब यहां हमें पढ़ना है सेल का, तो सेल का प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हेडिंग रहेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो जिस प्रकार किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका एक गुण उत्पन्न होता है जो क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार किसी सेल के भीतर उपस्थित विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं, मतलब इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करता है।
अब यहां पर जब स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम प्रदर्शित सेल के मतलब अगर कहीं पर किसी वैद्युत परिपथ में सेल लगाई जाए तो इसको किस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर जो हम इस तरीके से एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, जो बड़ी प्लेट होती है वो धन प्लेट को प्रदर्शित करती है, छोटी प्लेट जो होती है ऋण प्लेट को प्रदर्शित करती है, और इसी के साथ हम लगा देते हैं इस तरीके से एक प्रतिरोध, और इसी को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। अब ये टोटल इतना हो गया, इसी को बोलते हैं सेल। ये क्या हो गया, सेल हो गया टोटल। और ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, इसका मात्रक, तो आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक वही रहता है बेटा, मात्रक वही रहता है ओम, मात्रक वही रहता है ओम। ठीक है। अब यहां पर जब हमने आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लिया, टर्मिनल विभवांतर पढ़ लिया और सेल के विद्युत वाहक बल को पढ़ लिया, अब हम यहां पर सीधा सीधा संबंध निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। इसको साफ करें बेटा, चलिए इसको साफ करते हैं। अब हेडिंग रहेगी हमारी, हेडिंग रहेगी सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ व आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस तथा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में संबंध, में संबंध, में संबंध। अब ये हमें सारा कुछ इनके बीच में संबंध निकालना है। हेडिंग क्या है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप यानी कि संबंध निकालना है। अब हमें संबंध निकालना है तो सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। परिपथ हमने इस तरीके से बनाया कि मान लेते हैं कि परिपथ में एक कैपिटल ई विद्युत वाहक वाली सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। और इस सेल को एक बाह्य परिपथ में लगाया गया है जिसका प्रतिरोध है कैपिटल आर। इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है। और इस सेल के दोनों सिरों को, इस सेल के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया एक वोल्ट मीटर से। किससे जोड़ दिया गया, वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया। यह आपका प्रतिरोध है, यह आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, और ये इतना आपका है सेल। ये क्या है, सेल। यहां पर हम क्या करते हैं, एक कुंजी और लगा देते हैं। तो यहां पर हमने एक कुंजी लगा दी के, ये के कुंजी हो गई। अब हमने कुंजी लगा दी, तो अब यहां पर हमें संबंध निकालना है। तो अगर हम बोले कि क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, या यूं बोले कि क्यू आवेश को पूरे परिपथ में टी समय तक प्रवाहित करने में कुल किया गया कार्य। तो यहां पर माना कैपिटल ई विद्युत वाहक बल वाली एक सेल कामा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, कैपिटल ई विद्युत वाहक बल
तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इसको थोड़ा सेंटेंस को बदल देते हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की एक सेल को कुंजी के द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़कर सेल के दोनों सिरों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। ठीक है, हमने यहां पर जो डायग्राम बनाया कि कैपिटल ई विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की एक सेल है जिसको कुंजी के द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा गया और सेल के दोनों प्लेटों को यानी कि दोनों सिरों को जोड़ दिया गया एक वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर से हमने जोड़ दिया, तो अगर स्मॉल टी समय के लिए, अगर स्मॉल टी समय के लिए क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित किया जाए, तब क्यू आवेश को पूरे परिपथ में टी समय के लिए प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, अगर क्यू आवेश को पूरे परिपथ सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य अगर हमें निकालना है, तो किया गया कार्य हम लिख सकते हैं W कुल। W कुल कितना होगा? तो W कुल होना चाहिए BQ। अगर पूरे परिपथ का कुल विभवांतर B है तो यहां से W कुल इक्वल होना चाहिए BQ। अब चूंकि Q आवेश को T समय तक, Q आवेश को T समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो Q आवेश को T समय तक प्रवाहित करने में Q बराबर हम लिख सकते हैं IT। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा IT, Q बराबर IT। तो यहां से W इक्वल आपका होना चाहिए VIT, यही तो हो जाना चाहिए, W इक्वल VIT। ये कुल कार्य आ गया। अब कुल कार्य आ गया, लेकिन यहां पर बात है कि विभवांतर की, टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। अगर हम पूरे परिपथ की बात करें तो टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, तो टर्मिनल विभवांतर बेटा कुंजी के खुली होने पर जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी कि जो टोटल इसका विभवांतर होगा वो शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि V इक्वल होना चाहिए E, V इक्वल क्या होना चाहिए E, तो यहां से W कुल बराबर आपका आना चाहिए EIT। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। W कुल कितना आना चाहिए, कार्य कुल कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए EIT, उसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं बेटा, परिपथ में आवेश को प्रवाहित करते हैं। अब प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक है ये बाह्य प्रतिरोध, एक है बेटा ये आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर हम बाह्य प्रतिरोध में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य निकाल लें, सेल के भीतर
Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य निकालें। इन दोनों स्थानों पर अलग अलग कार्य निकालें, या यूं बोल लीजिए कि बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य निकालना हो और प्लस सेल के भीतर आवेश को प्रवाहित करने में कुल कार्य ज्ञात कर लें, तो वो इस कुल कार्य के बराबर होना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहां से ये कार्य और ये कार्य, इन दोनों का योग इस कुल कार्य के बराबर होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लिखेंगे तब Q आवेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो वो कार्य होना चाहिए W बाह्य। अगर हम मान लें कि इस प्रतिरोध के सिरों का जो टर्मिनल विभवांतर है वो है B, इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर आता है वो V आता है, तो V बराबर आपका यानी कि W बराबर होना चाहिए VQ। Q के स्थान पे हम रख सकते हैं IT, तो W बाह्य इक्वल होना चाहिए VIT। समीकरण नंबर 2। यदि सेल के भीतर विभव, आंतरिक प्रतिरोध है ना सेल के भीतर, अब सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध है तो उसकी वजह से विभव में कुछ ना कुछ पतन होगा। तो अगर सेल के भीतर विभव पतन V डैश हो तब, तो V डैश के स्थान पर हम रख सकते हैं IR। अब R है आंतरिक और आंतरिक को लिखते हैं स्मॉल r से, तो यहां से आपका हो जाएगा ये I स्मॉल r। अब I स्मॉल r हो जाएगा तब Q आवेश को सेल के भीतर प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य, करने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो W आंतरिक कितना होना चाहिए, तो V डैश और Q दोनों के वैल्यू रख दियो। V डैश का मान है IR और Q का मान है IT, तो यहां से आपका W आंतरिक इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये हो गया इक्वेशन 3। I स्क्वायर RT, V डैश का मान IR है, Q का मान IT है, इसलिए हो गया I स्क्वायर RT। अब यहां से समीकरण 1, 2, 3 आपके 3 समीकरण बनके तैयार हुए। थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो यहां लिख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जो आपका W कुल है वो बराबर होना चाहिए W बाह्य और प्लस W आंतरिक। W बाह्य और प्लस W आंतरिक के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं EIT इक्वल VIT प्लस I स्क्वायर RT। यहां से आपका कॉमन मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको साफ करना चाहूंगा, इसको साफ कर दें बेटा, इसको साफ कर दें, इसको साफ कर दें। इसको साफ कर दें यहां से। इसको जब हमने साफ किया बेटा,
तो हमारे पास ई आई टी इक्वल, आई टी आपका कॉमन मिला, आई टी कॉमन मिला, क्या बचा आपके पास? तो बचा है आपके पास V और प्लस बचा है आई आर। यहां से आई टी और आई टी दोनों कैंसिल हुए। अब आपके पास क्या बचा? E इक्वल V प्लस आई आर, E इक्वल V प्लस आई आर वोल्ट। अगर यहीं से हम मान निकालें बेटा, किसका मान निकालेंगे? तो यहां से हमें अगर टर्मिनल विभवांतर निकालना है तो टर्मिनल विभवांतर B इक्वल हो जाएगा E माइनस आई आर, V इक्वल E माइनस आई आर। ठीक है, और ये आप ध्यान रखना, जब सेल से धारा ली जा रही हो। ये कब है? जब सेल से धारा ली जाती है। यदि सेल को, यहां पर इससे पहले थोड़ा हम और मान निकाल लेते हैं, अब सेल से धारा ली जाती है। जब सेल से धारा ली जाती है तो इस सिचुएशन में हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? अतः इस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर सदैव सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। अब इस अवस्था में हमेशा याद रखना, जब सेल से धारा ली जा रही होगी उस स्थिति में, इसको साफ कर दूं, उस स्थिति में जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम रहेगा, सेल के विद्युत वाहक बल से कम रहेगा। लेकिन आगे जब हम सेल को आवेशित कर रहे होंगे तब सिचुएशन कुछ बदलेगी। किस तरीके से? अब यहां अगर हम मान लें बेटा कि कैपिटल आर, V इक्वल आई कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर कितना था? तो V इक्वल आई आर लिख सकते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? आई आर इक्वल E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। ठीक है, यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका I कॉमन हो जाएगा और R प्लस स्मॉल r इक्वल E। तो यहां से अगर हम धारा निकालेंगे, तो I बराबर निकलेगी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r एम्पियर। इस तरीके से इस इक्वेशन का यूज करके हम परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को निकाल लेंगे। अब आगे यही इक्वेशन अगर इस बात को कहे कि नहीं भाई सेल को तो आवेशित किया जा रहा है, तब क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा साफ कर दें, इसको थोड़ा सा साफ करें। यदि सेल आवेशित हो रही हो, मतलब सेल को आवेश दिया जा रहा हो। अगर सेल को आवेश दिया जा रहा है, अभी तक सेल से आवेश लिया जा रहा था, मतलब सेल निरावेशित हो रही थी, अब सेल हो रही है आवेशित, मतलब सेल में विद्युत धारा जा रही है। तब हम क्या करेंगे? तब टर्मिनल विभवांतर E इक्वल होता है, V इक्वल होता है E प्लस आई आर। यहां से अगर यहां से बेटा मान लिखेंगे तो V इक्वल फिर हम रख सकते हैं आई आर। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा आई आर इक्वल ई प्लस आई आर। तो यहां से I कॉमन, R माइनस R हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल E हो जाएगा। तो यहां से धारा निकालेंगे तो E अपॉन R माइनस R, E अपॉन R माइनस R।
ये बात आप ध्यान रखना, एम्पियर। अब यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। अगर आप सेल को आवेशित कर रहे हैं तो जो टर्मिनल विभवांतर रहेगा उस सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक रहेगा। तो यह था आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, इससे एक न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, इससे यह बात ध्यान रखना। लेकिन अगले वीडियो में किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, किरचॉफ के नियम, और इन पर आधारित कुछ और बातें। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।